हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि ये एनसीईआरटी की सीरीज़, ये 10th क्लास का की बुक है, एनसीईआरटी है यानी पॉलिटिकल साइंस की। उसमें आज सेकंड चैप्टर है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, और इसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन भी बताऊँगी कि क्या चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आपका बेसिक क्लियर कर देंगी, तो जो आपको रेफरल बुक पढ़ने में इजी होगा, जो भी यूपीएससी बिगनर्स हैं और स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस, उसके साथ साथ इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। और उसके साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपका बेनिफिट ये है कि आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करती है, क्योंकि आपको ये समझ के लिखना होता है कितना इजी लैंग्वेज लिखी जाएगी आंसर राइटिंग में। यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वर्ड्स लिखेंगे तो जो एग्जामिनर्स को भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि एक नॉर्मल लैंग्वेज लिखी जाए जो कि सबके अंडरस्टैंडिंग में हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम टाइमली बात करते हैं। वैसे भी हर एनसीईआरटी पढ़ाने से पहले आपको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट्स बताते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो उसके थोड़ा सा उसे एज लाइक अ गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, यानी कि डेमोक्रेसी कैसा है। मैंने जो बताया था कि लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, फॉर द पीपल, यानी कि रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये सारी चीज़ें होती है जो कि अम्बेडकर ने, सॉरी भीम अब्राहम लिंकन, आई मीन टू से, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, तो उन्होंने दिया था। मीन्स थे, अब तो नहीं है। तो उनका एक बहुत क्या कह सकते हैं प्रॉपर इसका वो है, डेफिनेशन है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं वो भी। और उसका मतलब भी बता दूं कि लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, वो डेमोक्रेसी है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। तो हम चलिए बात करते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि जो लोग हैं अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, मांग जो भी है इनकी पूरी कर सकते हैं, यानी मांग सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो इसमें देखिए, तो इसके पहले मैंने एक चैप्टर कवर किया ऑलरेडी, जो जिन्होंने भी नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके देख सकते हैं। तो पावर शेयरिंग पे बात की थी, आप फेडरलिज्म यानी उसी से रिलेट करता हुआ चैप्टर है। अगर पावर शेयरिंग जो उन्होंने देखी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और वैसे भी मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करते चलूँगी, और ये भी प्रेफर करूँगी कि आपको फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे भी देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसका। इसी तरीके सीक्वेंस जो है से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, फिर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये सारी चैप्टर्स हम कवर करेंगे टाइमली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फेडरलिज्म पे आज हम बात करेंगे। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, यानी कि देखा जाए संघ, यानी कि वहाँ पर कई लोगों का मिलकर के एक साथ होना, यानी संघ वही उसी को कहा जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कहते हैं। यानी जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक संघ बना हुआ है। यानी कि थोड़ा डार्क कलर ले लूँ तो जो है ये किस तरीके से संघ बना हुआ है, यानी कि ये पूरा ग्रुप किस तरीके से, इन्होंने इनका हाथ पकड़ रखा है, 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 इन्होंने इनका पकड़ रखा है। ये सेम इसी तरीके से चला। इसी तरीके से संघात्मक यानी संघ भी होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं, एक तरीके से एक दूसरे से फ्री भी होते हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने इस पर बात की। तो यानी कि इसमें लिखा है फेडरलिज्म इन इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें फेडरलिज्म कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। यानी कि हम इसमें फेडरलिज्म के अबाउट बात करेंगे। फेडरलिज्म मतलब होता है कि कोई, जैसे कि गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ का जो पावर है वो एक तरीके से बटा हुआ है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर पावर है तो यहाँ सेंटर है, यानी सेंट्रल में से पीएम होते हैं, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकते हैं ना, सेंट्रल। तो यहाँ पर पीएम होते हैं, यानी इनके पास तो मोस्ट पावर, यानी पावरफुल होते हैं। उसके नीचे होता है जो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के चीफ होते हैं, चीफ यानी चीफ मिनिस्टर, यानी सीएम जिसको कहा जाता है। इस तरीके से इनसे कम पावर होती है, लेकिन इनके पास भी इनके यानी कि उसी तरीके से पावर होती है। जैसे पीएम के पास पावर होती है, उसी तरीके से सीएम का रोल भी होता है। पीएम का रोल डिफरेंस ये है कि इंडिया में होती, पूरे इंडिया में जो रोल प्ले करता है पीएम, वो सेम सीएम जो है पूरे एक स्टेट में करता है। पर्टिकुलरली आपने देखा ही होगा। वैसे भी इंडियन पीपल बहुत ज़्यादा अवेयर हैं अबाउट टू पॉलिटी, तो उनको ये सारी चीज़ें समझानी पड़ती है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन मैं आपका बेसिक कवर करते चलूँगी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स से। और वैसे भी आप तो जो हो सकता है कुछ लोगों का जो है बैकग्राउंड साइंस रहा हो,
तो इसलिए उनको ये ना पता हो, तो उनके साथ हम थोड़ा डिस्कस करते चलते हैं। उसके बाद नीचे आ जाती है हमारी गवर्नमेंट जो कि बटी हुई है लोकल गवर्नमेंट, जो कि भी रिसेंटली बनी 1993 में, यानी उसके पहले लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट तो थी लेकिन उसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 92 में जो अमेंडमेंट हुआ था 73rd और 74th अमेंडमेंट, यानी 73rd जो हुआ था वो रूरल गवर्नमेंट आया था उससे, यानी रूरल में यानी जो पंचायत राज होता है, पंचायती राज, वो बना था 1992 में। और सेम एक अमेंडमेंट आया था 74th, जिससे अर्बन एरिया में लोकल बॉडीज़ बनी थी। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, इसी तरीके से टाइमली आगे बात करेंगे बहुत डिस्कशन में। तो उसके साथ ये थोड़ा सा बता दूं, तो ये उसके पहले ये लोकल गवर्नमेंट तो थी, स्टार्ट हो गई थी 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। यानी कि एक गवर्नमेंट इसके पहले 1948 से ही बनना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पर जो है, सॉरी ये 9 बना दें, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर को बनी थी राजस्थान में, 1957 में अप्रॉक्सीमेटली बनी थी, ऐसे कुछ करके, क्लियर डेट तो मुझे नहीं याद, 57 अप्रॉक्सीमेटली ऐसा है, थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को बनी थी वहाँ पर नागौर डिस्ट्रिक्ट, यानी राजस्थान में फर्स्ट टाइम को वहाँ पर कोई पंचायत, यानी पंचायत का जो सरपंच होता है वो चुना गया था। तो वहाँ से लोकल गवर्नमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से जो है, फिर उस टाइम भी 3-4 स्टेट्स ने फॉलो किया था, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कुछ स्टेट्स ने फॉलो किया। फिर धीरे धीरे जो है सीक्वेंशियल सभी स्टेट्स, मैक्सिमम स्टेट्स ने इसे एक्सेप्ट किया था, बट ये था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, जिसकी वजह से ये कंपलसरी था। एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब ये जो है इम्पोज नहीं किया जा सकता था सेंटर के द्वारा किसी भी स्टेट पे, यानी कि हर स्टेट का अपना कंपलसरी नहीं था, वॉलंटरी था, को जो भी इसे एक्सेप्ट कर सकते। तो इस तरीके से आप पूछेंगे तो अपने क्या कह सकते हैं, तो इस तरीके से था। लेकिन वो 1992 के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो जिसकी वजह से कंपलसरी हो गया। तो चलिए हम थोड़ा सा फेडरलिज्म पे बात कर लेते हैं। फेडरलिज्म मतलब यानी पावर्स का बटा होना होता है, संघात्मक व्यवस्था। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यानी बच्चा कुछ पूछ रहा है। तो आई एम कन्फ्यूज व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट्स, यानी कि हम कंफ्यूज है कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहें। और उसके साथ इज़ द यूनियन या फेडरल या सेंट्रल, यानी इसको क्या कहें, फेडरल है या यूनियन है या सेंट्रल है। यानी पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट के पास देखा जाए तो सारे क्वेश्चन यानी कि जो क्या कह सकते हैं फीचर्स हैं, कुछ इंडियन यानी कि फेडरल के हैं, कुछ फेडरल के हैं, कुछ यूनियन के हैं, कुछ सेंट्रल के हैं। तो यानी इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कहें, तो इंडियन को हम एक तरीके से फेडरल भी कह सकते हैं, सेंट्रल यानी सेंट्रल या फेडरल कह सकते हैं, फिर यूनियन। यूनियन का मतलब होता है यहाँ पर अगर देखा जाए, फेडरल का मतलब होता है, थोड़ा सा बात कर लिया हाँ, तो फेडरल मतलब होता है स्टेट, यानी इक्वल स्टेट इक्वल सेंट्रल, यानी स्टेट और सेंट्रल के पास इक्वल पावर होती है। अगर लेकिन यूनियन में देखा जाए तो यहाँ पर सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है देन दैट यहाँ पर स्टेट्स, यानी कि आपने इंडिया स्टेट्स को देखा भी होगा, इंडियन स्टेट्स में यानी पावर कम होती है देन दैट यहाँ पर सेंट्रल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। तो आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा सा बच्चा है, देख सकते हैं कितना इसका दिमाग चलता है, इतना तो आपको भी दिमाग में ना आया होगा माइंड में क्या कहा जा सकता है। तो चलिए हम आगे फेडरलिज्म पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि बेल्जियम में हमने देखा, यहाँ कह रहा है कि बेल्जियम वाज द रिड्यूस द पावर ऑफ इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव द दीज पावर टू द रीजनल एंड गवर्नमेंट्स, यानी कि जो है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने को यानी ने अपना पावर कुछ रीजनल गवर्नमेंट के साथ डिवाइड किया था। उसके साथ आगे हम बात करें तो रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन बेल्जियम वाज अर्लियर, यानी सबसे पहले एक तरीके से बहुत पुराने टाइम से बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट रूल कर रही है। उसके आगे हम बात करें तो दे हैड प्लेड दियर रोल्स एंड पावर्स, यानी कि जो है वो हेल्प करते हैं, यानी इनके पास अपना पर्सनल रोल है, यानी कि जैसे स्टेट्स का अपना पर्सनल रोल होता है उस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की है बेल्जियम में किस तरीके से पावर शेयरिंग हुई, तो पावर शेयरिंग का मतलब ही एक तरीके से फेडरलिज्म ही है। तो आगे हम थोड़ा सा यानी कि बेल्जियम शिफ्ट फ्रॉम द यूनिटरी टू फेडरल, यानी कि वहाँ मैंने बात बताया था भी था कि यानी कि पहले तो फेडरलिज्म था बेल्जियम में, यूनिटरी थी बेल्जियम में, यानी कि पूरी पावर जो थी वो टोटली सेंटर में ही थी, पर जो है
वो स्टेट्स में डिवाइड नहीं था, लेकिन जब जो है वहाँ 1993 में जब इशूज़ हुए तो वहाँ पर यानी उससे पहले ही जब भी इशूज़ हुआ तो रीजनल गवर्नमेंट बनी। तो इस तरीके से हमने बात की है। अब थोड़ा हम आगे बात कर लेते हैं। तो फेडरलिज्म का थोड़ा सा डिफिनेशन देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी यानी कोट कर सकते हैं। तो वहाँ लिखेंगे कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि यहाँ कह रहा कि फेडरलिज्म का मतलब होता है फेडरल सिस्टम है जो गवर्नमेंट और पावर का डिवाइड होता है जो है सेंटर के बीच और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि स्टेट्स कह सकते हैं, तो उसके बीच में डिवाइड होता है। ये उसका पर्टिकुलर डिफिनीशन है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो कि मैंने आपको बताया कि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है 2 लेवल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे इसको ले लेते हैं। तो एक तो यहाँ सेंट्रल में गवर्नमेंट हो गई, यहाँ एक स्टेट में गवर्नमेंट हो गई, बस स्टेट बना सकते हैं, स्टेट और सेंट्रल हो गई। तो यानी कि दो उसमें लेयर में होती है गवर्नमेंट, यानी थर्ड लेयर तो बाद में ऐड किया गया, लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए फेडरलिज्म का मतलब यही होता है। तो आगे हम बात करें तो फेडरल में यानी कि थोड़ा सा और बात कर ले तो गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर जब पावर डिवाइड हो जाती है तो इसमें सेंट्रल की का रोल कम हो जाता है। कुछ चीज़ें इसके लिए इसके हाथ में हो जाती है, कुछ चीज़ इसके हाथ में हो जाती हैं, कुछ इसके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनकी चीज़ में डेली वाला वर्क होता है, जैसे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सेंट्रल की इसीलिए पावर कम की जाती है क्योंकि सेंट्रल के पास जो पावर्स होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के उसमें होती है। लेकिन अगर उसका देखा जाए यानी स्टेट का देखा जाए तो वहाँ पर उसके पास पावर नेशनल इंटरेस्ट में नहीं, यानी कि वो थोड़ा सा हाई वर्क सेंट्रल जो होता है वो हाई वर्क करता है, यानी कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन है तो वो सेंट्रल बिल्ड करता है। लेकिन अगर डेली का वर्क है यानी कि सड़क बनवाना है अपने स्टेट्स में और उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ क्या कह सकते हैं यानी कि हॉस्पिटल करना है, यानी हॉस्पिटल और एजुकेशन तो ये सेंट्रल यानी कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसमें सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों कर सकती है। लेकिन पुलिस सिस्टम मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो उसमें स्टेट का अपना पर्सनल रोल है। तो इस तरीके से तो इसलिए वो कॉमन यानी कि कुछ चीज़ें डिवाइड की गई हैं, तो जिसकी वजह से दोनों स्टेट यानी दोनों गवर्नमेंट अपना टाइम पे यानी कि अपने अपने इंडिपेंडेंस को यानी कुछ फ्रीडम दिए गए हैं वो अपना अपना इंटरटेनमेंट करती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बात कर ले द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग आप दियर स्टेट, यानी स्टेट्स को मैंने जो बताया कि वो डे टू डे लाइफ का वो कवर करती है, लेकिन जो सेंट्रल होता है वो डेली का भी देखती है, यानी कोई सडनली डिजास्टर आ जाता है तो स्टेट्स का अपना पर्सनल तो रूल्स होता ही है, उसके साथ साथ सेंट्रल भी उसमें रोल प्ले करती है। जैसे सपोज दैट आपने कोविड-19 में देखा होगा, अभी ड्यूरिंग आप बहुत रिसेंटली आप इतने मैच्योर भी थे कि डिजास्टर का मतलब समझ सकते हैं। रिसेंटली जो पैंडमिक आया था कोविड-19 तो उसमें आपने देखा होगा कितना इशूज़ था, तो उसमें जो है सेंट्रल का क्या रोल था और स्टेट्स का क्या रोल आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। तब थोड़ा सा यहाँ फेडरल यानी कि यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट फेडरल हैं, यानी वहाँ फेडरल सिस्टम है और कौन कौन से स्टेट में। तो आई होप आपको फेडरल और स्टेट जो यानी कि यूनिटरी में आपको बहुत क्लियर डिफिनीशन समझ में आई होगी। यानी कि फेडरल का मैंने बता दिया, फिर से एक बार थोड़ा सा बता दूँ कि फेडरल का मतलब जहाँ पर पावर डिवाइड हो 2 लेयर में, यानी कि यहाँ स्टेट्स को भी पावर मिली हुई हो, यानी अपना स्टेट यानी जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं, और सेंट्रल के पास जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा पावर होती है, यानी बहुत चीज़ें जैसे टेररिज्म को है उसको काउंटर करना है तो सेंट्रल के पास पावर है, स्टेट के पास नहीं है। तो लेकिन और बाकी चीज़ें सेंट्रल और स्टेट्स में यानी बहुत पावर स्टेट और सेंटर में डिवाइड है। अगर यूनिटरी का देखा जाए तो सेंट्रल ही वहाँ होती है, स्टेट्स का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पर सारा पावर सेंटर के पास ही होती है। तो ये हमने बात की, आई होप तो आपको क्लियर समझ में आया होगा डिफिनेशन यानी डिफरेंस कि यूनिटरी इसको कहा जाता है और सेंट्रल इसे यानी फेडरलिज्म इसको कहा जाता है। और रियल एग्जांपल दे दूँ तो फेडरलिज्म में है अमेरिका को कहा जाता है कि यानी अमेरिका है जो कि वो एक तरीके से वो फेडरलिज्म है, वहाँ पर स्टेट और सेंटर को इक्वल पावर मिली हुई है। लेकिन वहीं पर ब्रिटेन में देखें तो वहाँ पर स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है, ओनली सेंटर के पास ही सारी पावर है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। अब थोड़ा सा इस मैप पे थोड़ा सा फोकस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये मैप दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट है, कहाँ कहाँ फेडरल गवर्नमेंट है। तो ये जितने स्टेट से डार्क कलर दिख रहा है उसमें जो है स्टेट यानी वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है, और जहाँ पर
सिस्टम है, और जहाँ पर वाइट डार्क दिख रहा है वहाँ पर स्टेट वो यूनिटरी है। तो यहाँ देख सकते हैं रसिया यानी यूरोपियन में मैक्सिमम जो है यूनिटरी ही है, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, ये देख सकते हैं। यानी यूरोप में ये रसिया है जहाँ पर फेडरलिज्म है यानी फेडरल गवर्नमेंट है। और ये चाइना, उसके साथ ये कनाडा, सॉरी चाइना, अमेरिका, कनाडा यहाँ पर है, उसके साथ साथ फेडरलिज्म यहाँ ब्राज़ील में है, ये अर्जेंटीना में है, और ये साउथ अफ्रीका में है, ये इथोपिया में है, नाइजीरिया में है, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये देख सकते हैं कितने छोटे छोटे स्टेट्स यानी कंट्रीज़ हैं। और ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ है मलेशिया। इंडिया तो हमारा प्यारा इंडिया, इसमें तो है ही। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी फेडरल सिस्टम है। तो सारी आपने देख सकते हैं। मैप को अच्छे से देखिएगा क्योंकि मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ साथ मेंस में आपको उसको डेकोरेट करने में हेल्प करती है, यानी किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती है। यानी कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, उसके साथ अगर मैप रिलेटेड उससे रिलेटेड जो है आप बना देते हैं, अगर जो भी टॉपिक आप उसमें लिख रहे हैं आंसर में, उसमें अगर दिखा, सपोज दैट फेडरल यानी फेडरलिज्म पर कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप मैप के थ्रू दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, यहाँ पर जो है फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मार्क दिलाता है। तो ये उसमें बेनिफिशियरी होता है। तो इस तरीके से मैप देख सकते हैं थोड़ा सा। और आगे हम बढ़ते हैं। यानी ये फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट का थोड़ा सा हमने डिफरेंस भी लगा दिया है, जो कि आपको थोड़ा सा इजी वे में समझा दूं, ताकि बाद में आपको क्लियरिटी रहे, यानी कि बाद में आपको इशू ना हो। तो मैं बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट दो तरीके की होती हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट लिख सकते हैं, दो तरीके की होती है, एक तो फेडरल, एक तो यूनिटरी। फेडरल यानी कि मैंने बताया कि वहाँ पर स्टेट्स जो पावर्स होती है डिवाइडेड होती है, लेकिन यूनिटरी में टोटल एक ही जगह पूरी जो है कंसंट्रेट होती है पावर। तो जैसा कि टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मैंने जो कि बताया, यानी कि एक स्टेट का हो गया, एक सेंट्रल का हो गया। आगे देख सकते हैं पॉलिटिकल पावर शेयर्ड टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पावर भी, यानी एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी दो जगह होती है, पावर भी दो जगह डिवाइड होती है। आगे बात कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड कोडिफाइड, यानी कि बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि इंडिया में आप देख सकते हैं। इंडिया में तब भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है देन दैट ऑफ अमेरिका, लेकिन अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही रिजिड ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से अभी तक 27 अप्रॉक्सीमेट जो है अमेंडमेंट्स हो चुके हैं बस। इतनी यानी रिजिड देख सकते हो। और उसके बाद थोड़ा इसमें इसके साथ ही इसको आप बात करेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे। कोडिफाइड होता है यानी कि बिल्कुल डिवाइडेड होता है पार्ट बाई पार्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा इंडिया का देख सकते हैं, बहुत क्लियर उसमें लिखा गया है, उसमें किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं है। उसके साथ हम बात कर ले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, यानी कि यहाँ पर लॉज भी दो तरीके से होते हैं, यानी कि एक सेंट्रल का लॉ होता है, एक स्टेट का लॉ होता है। यानी कि आपने देखा ही है कि कुछ चीज़ें सेंट्रल की लॉज होती हैं, यानी कि जैसे पुलिस है तो वो उसका पर्सनल जो लॉज हैं रेगुलेशंस है वो हाँ स्टेट का है, लेकिन जो फोर्स का लॉज एंड रेगुलेशन है वो सेंट्रल का है। क्या देख सकते हैं, यानी बहुत सारे लॉज जो पर्सनल स्टेट्स में अलग होते हैं, वहाँ पर सेंट्रल में अलग होते हैं, बहुत सारा देख ही सकते हैं। अब थोड़ा सा हम यूनिटरी में बात कर लेते हैं। तो यूनिटरी गवर्नमेंट यानी एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक मतलब आपसे अलग ही रहा कि एक जगह पर पूरा कंसंट्रेट हो। उसके बाद यहाँ पर लेवल यानी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल एक ही जगह गवर्नमेंट होती है, जैसे कि ब्रिटिश में है, वहाँ पर सीधा प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके सिवा कोई सीएम नहीं होता है। और उसके आते हम बात कर ले तो नेशनल गवर्नमेंट ही होती है। पॉलिटिकल पावर हेल्ड ओनली सेंट्रल, यानी कि सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। जैसे कि आपने हाँ सुना होगा, क्या कहते हैं, ब्रिटिश में कि यहाँ का पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, ओनली मेन को वीमेन नहीं बना सकती, वीमेन को मेन नहीं बना सकती, बस इसके सिवा सब कुछ कर सकती है। यानी सारी पावर जब कंसंट्रेट है तो वहाँ की पार्लियामेंट तो बिल्कुल स्ट्रांग होगी ही। उसके साथ हम बात कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल एंड अनकोडिफाइड, यानी वहाँ का जो ये क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा कोडिफाइड नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। जैसे कि आपने वहाँ क्या कह सकते हैं कि ब्रिटेन में तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया, वहाँ के रिचुअल्स पे ही चलता है, लेकिन फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, लेकिन वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल इशूज़ नहीं होते कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है, कि नॉर्मली अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। थोड़ा सा बात कर लें ओनली वन सेट ऑफ लॉ, यानी कि वहाँ पर यूनिफॉर्म लॉ होता है। यूनिफॉर्म लॉ का मतलब बताया ही कि अगर ओनली प्राइम मिनिस्टर के पास ही सारी पावर, तो वो जो लॉज बनाएंगे वही सब फॉलो करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर रीजनल वाइज लॉज नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके जो है माइंड में, मेकअप हो गया होगा। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो उसके साथ मैं ये भी सजेस्ट करूँगी आप मेंस के साथ प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन करते चलिएगा, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन मेंस के साथ हो जाती है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा मेंस के लिए ब्रॉड पढ़ना पड़ता है और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ना पड़ता है। यानी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ फैक्ट बेस्ड पढ़ना पड़ता है और उसमें होता है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें पूरा क्लियर करना होता है। सपोज दैट उसमें फेडरलिज्म पे क्वेश्चन ही आ गया पूरा एक लॉन्ग सा, तो उसमें क्या लिखा जाएगा, लेकिन अगर उसमें आ गया तो उसमें यही उसके बहुत ज़्यादा फीचर्स पूछ लिए जाएंगे, या किस स्टेट में किस किस स्टेट में रिलाई करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों पे फोकस करना है। तो आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट का मैंने प्रॉपरली जो ओवरऑल बता ही दिया, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं किस तरीके से है। अब थोड़ा सा हम बात कर ले तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के फीचर्स पे बात कर लेते हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल, यानी जो कि हमने आपको बताया ही। उसके साथ हम बात करें उसका अपना पर्सनल ऑन जरिडिक्शन होता है, यानी कि देखा जाए तो स्टेट का पर्सनल जो लॉज होते हैं कुछ, यानी कहीं कहीं तो ओवरलैपिंग होती है, लेकिन पर्सनल जो स्टेट्स लॉज बनाता है उस पर स्टेट यानी वो क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। उसने देख लिया लॉज सही है तो बस वो अपना स्टेट्स में अपना पर्सनल लॉज होता है और पूरे सेंटर का अलग लॉज होता है। तो यानी उसका जो जरिडिक्शन यानी सेंट्रल यानी स्टेट का भी एक पर्सनल जरिडिक्शन यानी कि कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि इस स्टेट में यही लॉज चलते हैं। जैसे कि सपोज दैट, हाँ जनरली आपको बता दूँ तो जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लॉ अलाउड हुआ है, तो वहाँ यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वहाँ का पर्सनल अपना लॉज है, और जो कि पूरे इंडिया में नहीं हो रहा, तो पूरे इंडिया के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। अगर सपोज दैट यूपी का कोई भी पर्सन जाए और वहाँ जाके रहे तो वहाँ के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है कि उसके ऊपर भी इम्पोज, सपोज दैट कोई भी पर्सन 2 दिन के लिए गया है उसके ऊपर इम्पोज किया जाए यूसीसी, तो ऐसा नहीं है वहाँ, क्योंकि यूपी में यूसीसी नहीं है, वहीं पर यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वहाँ के लोगों के लिए अलाउड है। और हम बात करें तो जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड, यानी गारंटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको गारंटी भी दी जाती है कि ये सारी चीज़ें सही हैं, गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का कितना वो यूज़ करेगी, ये सारी चीज़ें। आगे यानी कि हमने कितने पावर की बात कर ली, एक तो 2 पावर जो है 2 लेवल्स गवर्नमेंट होती है, एक उसका पर्सनल यानी स्टेट्स का अपना पर्सनल जरिडिक्शन होता है, वहाँ के सिटीजन्स के ऊपर जो लॉज बनाएंगे, ये सारी चीज़ें यानी 2 हो गए। उसके बाद तीसरा हमने कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है अथॉरिटी जो दी जाती है स्टेट्स को, वो सारी चीज़ें। और चौथा हम बात कर ले तो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाई 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि फंडामेंटल प्रोविजन है, क्योंकि अगर सेंट्रल चाहे तो उसे चेंज नहीं कर सकती है, ये उसका यानी कि उसके ऊपर तरीके से कंपलसरी है। उसके आगे हम बात करें सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ स्टेट, यानी कुछ चीज़ों पे अगर चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं कि इसका थोड़ा सा अमेंडमेंट, सॉरी आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिया गया तो भी बात करें कि फेडरल सिस्टम में ये भी होता है कि जो कोई लॉ बनता है तो कुछ चीज़ों पे तो सेंटर अपना स्वयं बना लेती है, लेकिन कुछ चीज़ों पे सेंटर स्टेट से भी परमिशन लेती है, 1/2 स्टेट्स उसको परमिट करें कि हाँ ये लॉ बन सकते हैं तभी बनते हैं, जो कि इसमें बताया गया है। तो ये हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में रेफरल बुक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टेट लिखा गया है तो उसको हमने आपसे डिस्क्राइब किया है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि कोई चीज़ सडनली आपके ऊपर प्रेशर पड़े तो आप चीज़ें समझ ना पाओ, क्योंकि बिगनर्स के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, ये नहीं कि सारी चीज़ें एक ही दिन में जान ली जाए, और वो फिर सारी चीज़ें अगर एक दिन में पता हो जाती है लेकिन वो माइंड से जल्दी फुर हो जाती है कह सकते हैं। लेकिन अगर उसे सस्टेन करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा स्लोली आपको एक तरीके से जो स्टेयर वाइज पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इस तरीके से, और उसके आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो फोर्थ इसकी पावर होती है कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन का पावर होती है ना, कि जो कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट को, तो वो पावर होती है वो इंटरप्रेट करता है। उसके बाद डिफरेंट लेवल ऑफ द पावर, यानी पूरे जो पावर होती है इसको डिस्टिंग्विश करता है। हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज अ एम्पायर, यानी कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट वो एज एम्पायर के तरीके से वर्क करता है, यानी कि वो देखता है कि दोनों पार्टी भिड़ ना सके, यानी कि एक दूसरे का पावर जो कोई इनके उसमें ना जुरिडिक्शन में आए ना इनके जुरिडिक्शन में आए, ये सारी चीज़ें कोर्ट करता है। आगे हम बात कर ले तो सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड द इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि हर स्टेट्स को उसका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाती है, उसके रिसोर्स भी दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं।
तो ये हमने बात कर ली इस फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स हैं। यानी आपने देखा है कि स्टेट्स का जो पावर होती है, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स अर्निंग कहाँ से होगी स्टेट का, वो पर्सनल अपना डिवाइड होता है, उसमें किसी भी उसका इंटरफेयर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें बात कर ली, यानी कि हमने 6 इसके फीचर्स बात कर लिए, और थोड़ा सा एक फीचर और है यहाँ पर बात कर लेते हैं। और फेडरल सिस्टम है दस द डुअल ऑब्जेक्टिव, यानी फेडरल सिस्टम का 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव तो होता है सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि जो है वो प्रमोट करती है, यानी एक तरीके से एकात्मक सिस्टम भी कहीं कहीं होता है। नहीं, बेसिकली आपने देखा है कि एकात्मक सिस्टम कुछ चीज़ें होती हैं, यानी गवर्नमेंट को, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है, सॉरी। उसके साथ हम बात कर ले तो फाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि कहीं कहीं रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसे ओवरलैप भी करते हैं। उसके साथ हम बात करें 2 एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म, यानी कि जो है से जो 2 एस्पेक्ट हैं, यानी कि क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म, यानी कि उसको प्रैक्टिस करना होता है फेडरलिज्म। कहीं कहीं यूनिटरी हो जाता है, कहीं कहीं ये फेडरलिज्म हो जाता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलती हैं। तो और थोड़ा सा बात कर ले तो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ द पावर शेयरिंग, यानी गवर्नमेंट को ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है, यानी कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ चीज़ें उसके सेंट्रल के हाथ में, सॉरी स्टेट के हाथ में दी जाती हैं, कुछ सेंट्रल और कुछ स्टेट के हाथ में, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आगे थोड़ा सा बात करें ये जो आइडल फेडरलिज्म सिस्टम बोथ एस्पेक्ट, यानी एस्पेक्ट में क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी एक दूसरे पे करना होता है, और उसके साथ एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ रहना भी पड़ता है इस तरीके से, यानी कि एक दूसरे की बात माननी पड़ती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। यानी कि करंट टाइम में देखें तो बहुत जगह मेजॉरिटी ऑफ द बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन अदर भी इस कंडीशंस में उसके ऊपर तभी हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना होता है स्टेट और सेंटर में, चाहे वो किसी तरीके से हो। यानी कि देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पर अगर सॉरी यानी सॉरी तो वहाँ भी बिल्ड करके चलना होता है। सपोज दैट जो है तेलंगाना में दूसरे गवर्नमेंट की वो है, दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है, और सेंट्रल में दूसरी गवर्नमेंट है, तब भी हमको बिल्कुल कोलैबोरेशन करा के चलना होता है स्टेट और सेंटर में। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें कहना चाह रहे हैं। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर, यानी जो पावर दिया गया उसको बैलेंस बना के रखना है, यानी सेंटर और स्टेट में। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं, और थोड़ा सा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 10th क्लास की बुक है, तो 10th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग बनाई गई है। मैं आपको थोड़ा सा इसे एक तरीके से रूबरू कराना चाह रही हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने पड़ते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है, कितना डीपली पढ़ना पड़ता है। इसमें जब इतना डीप लिखा गया है तो ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड क्लियर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि अच्छा फेडरलिज्म, तो उसमें डिफिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं बतानी पड़ेंगी, जो बड़ी बड़ी बातें होंगी वो बता करके निकल लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है। अब थोड़ा सा बात कर लें, दिस टाइप ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड यूएसए एंड स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कमिंग टुगेदर एक साथ रहने वाला जो सिस्टम है ये फेडरेशन, ये स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फेडरेशन, all the constituent state usually have equal power and strong vis-a-vis फेडरल गवर्नमेंट। यानी मैंने आपको बताया था कि जो है इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेट्स यहाँ पर होता है कि जिसमें स्टेट्स और जो सेंट्रल होता है उनको इक्वल पावर दी जाती है, यानी कि ये सेंट्रल है ये स्टेट है, यानी पावर शेयरिंग इक्वल है सबके पास। जितने की जैसे कि आपको सपोज एग्जांपल दे दूं तो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं जिसके पास एकदम इक्वल पावर है, देन जो है सेंट्रल के पास जितना, नहीं कि जितना सेंट्रल के पास पावर है उतनी स्टेट के पास भी पावर दी गई है। उसी तरीके से स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है यहाँ पर इक्वल पावर नहीं है, यहाँ पर कुछ पावर उसको पावरफुल स्टेट्स, यानी कि स्टेट को ज़्यादा पावर दिया गया है देन दैट ऑफ सेंट्रल को। आगे हम बात कर ले तो वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट आर द ग्रांटेड स्पेशल पावर, यानी कि इसका मतलब है कि कुछ जगह क्या होता है, यानी कि सॉरी यहाँ पर सेंट्रल को और ज़्यादा पावर दी गई है देन दैट ऑफ स्टेट, यानी इसमें इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपको कोट करने में भी हेल्प मिलेगी, उसके साथ साथ ये हो सकता है एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। या फिर बेसिकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करना है तो ये सारी चीज़ तो आपको पता ही नहीं चाहिए।
और जरिडिक्शन मैंने आपको बताया कि एक क्राइटेरिया, एक मतलब कुछ है, एक न्यायाधिकरण क्षेत्र, यानी कि कुछ, यानी कि कहते हैं ना, ये मेरे जरिडिक्शन में नहीं है, यानी ये मेरे पावर में नहीं, कार्य क्षेत्र में नहीं है। यानी कि सपोज दैट मैं यहाँ हूँ तो मेरी वॉल्यूम इतनी ही है, यानी कवरेज एरिया, तो ये मेरा जरिडिक्शन है। लेकिन अगर सपोज दैट इतना बड़ा राउंड हो गया तो ये मेरे जरिडिक्शन में नहीं है। ये समझ सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। चलिए हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसमें तो एक स्टोरी दी गई है, उसको आपको इजीली बता सकते हैं, तो उसमें आपको अपना ओपिनियन देना पर्सनली। और आई रिक्वेस्ट कि आप ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि ये होता है ना कि आपका माइंड ब्रॉड होता है, किसी चीज़ का आंसर आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। जब आप सोचते हैं, अपने माइंड का यूज़ करते हैं, तो आपका माइंड ब्रॉड होता है। तो इसमें मैं बताऊँगी कि एक इसमें कुछ नेपालीज़ हैं जो कि कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है प्रपोजल ऑन द अडॉप्शन, यानी फेडरलिज्म सिस्टम पे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, यानी कि इसमें एक खगराज है, वो कहते हैं कि अगर मुझे फेडरलिज्म पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिजर्वेशन सीट ऑफ फॉर द डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन इंडिया, यानी कि जैसे इंडिया में कुछ डिफरेंट कास्ट ग्रुप को रिजर्वेशन दिया गया है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि 84 सीट्स इसमें, यानी जो लोकसभा है उसमें जो है से अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में सीट्स हैं, 17 सीट्स हैं जो कि रिजर्व हैं एससी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि यहाँ एसटी कम्युनिटी नहीं है यूपी में। और 84 सीट्स उसके लिए रिजर्व हैं एमएलए में, यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर के लिए, एमएलए के लिए, वो जो है यहाँ पर एससी के लिए। तो इस तरीके से यानी सीट्स रिजर्व होती हैं। और उसके साथ साथ आप तो देख सकते हैं 33% ऑफ परसेंट वीमेंस को भी रिजर्वेशन मिलेगा इसमें लोकसभा में, उसके साथ साथ स्टेट असेंबलीज में, तो उसके साथ साथ दिल्ली में भी, यानी दिल्ली में जो ये स्टेट असेंबली उसमें भी। तो ये सारी चीज़ें बात करते हैं कि उसमें भी रिजर्वेशन देना होगा सबको, यानी पर्टिकुलर किसी ग्रुप को भी 33% जो का देते हैं अपने यहाँ, जो रिजर्व सीट्स हैं उसी तरीके से उसमें देना होता है। इसलिए मुझे ये पसंद नहीं। और सरिता कहती हैं अवर्स इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री, लेकिन हमारे बहुत बड़ी कंट्री थोड़ी ना है कि हमें इसलिए जो है इसको, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फेडरलिज्म की। यानी कि वो कहती हैं कि इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ पर फेडरलिज्म की इम्पोर्टेंट है। बट मेरे यहाँ तो बहुत छोटी सा आपने देखा है कि नेपाल यहाँ थोड़ा सा यूपी और बिहार का बॉर्डर लेकर के इतना बड़ा ही है, तो बहुत छोटा एरिया है। उसके साथ हम बात कर ले तो बाबूलाल क्या कहते हैं उसमें, यानी जो ग्रुप है, यहाँ ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उसी के यानी कि जो मेंबर्स है वो लोग बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, बाबूलाल क्या कहते हैं, आई एम होपफुल दैट द तराई एरिया विल गेट मोर ऑटोनॉमी इफ़ दे गेट दियर ओन स्टेट गवर्नमेंट। यानी अगर इनके ये कहते हैं, अगर फेडरलिज्म सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया, तो अगर उसके बाद जब ये जो तराई रीजन का स्टेट ये है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट है, उस यानी कि तराई रीजन का जो वो एरिया है उसमें ऑटोनॉमी होगी, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, उनके पास सारी पावर रहेगी। ये बात करते हैं। उसके बाद राम गणेश कहते हैं कि आई लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट पावर्स दैट वेयर अर्लियर enjoyed बाय द किंग विल नाउ बी एक्सरसाइज बाय आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो राम गणेश है वो कहते हैं, लेकिन मुझे तो भाई ये पसंद है फेडरलिज्म, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अभी है तो एक किंग रूल कर रहा है, जब फेडरलिज्म होगा तो उसमें हम अपने मन का, यानी इलेक्टेड पर्सन को, जो अपना मेंबर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जैसे इंडिया में है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, वो जा करके पार्लियामेंट में बैठता है, हमारी बातें रखता है। तो इसलिए मुझे ये पसंद है। तो ये डिस्कशन यही कह रहा है कि आप, अगर आप उसमें होते तो आप किसका सपोर्ट करते, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो आप हमें भी बताइएगा कि इस स्टोरी सुन करके अगर आपका रोल प्ले किया जाए तो आप लोग किसको फेडरलिज्म पसंद है, किसको फेडरलिज्म नहीं पसंद है। अगर किसी को फेडरलिज्म पसंद है तो क्यों पसंद है, या नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद, ये आप हमें डिस्कस जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। तो हम आगे बात करते हैं, यानी इसमें भी, इस ग्रुप के आप में मेंबर होते तो आप क्या कहते हैं। अब व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, यानी कि क्या कंट्री जो फेडरल कंट्री बनाता है इंडिया को, उस पर हम बात कर लेते हैं। यानी जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी है, इसके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो प्रीवियस चैप्टर है, तो उसमें फिर यानी इसका श्रीलंका और बेल्जियम के रोल्स बताए गए हैं ना, कि किस तरीके से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की और एक तरीके से सस्टेन बना हुआ है। वहीं पर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका ने पावर को शेयरिंग करने से मना कर दिया, वहाँ पर अभी तक डिस्प्यूट बना हुआ है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से, यानी कि यहाँ थोड़ा बात कर ले, हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन
आफ्टर द पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, यानी जब हमारा इंडिया था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो बहुत ज़्यादा ब्लडी पार्टीशन इस तरीके से देखा था, मतलब सॉरी देखा तो नहीं, सुना है कि बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। क्योंकि हुआ क्या कि था कि यहाँ से बहुत लोग वहाँ ब्रिटेन सॉरी पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, पाकिस्तान से बहुत लोग यहाँ आना चाह रहे थे। इस बीच में बहुत युद्ध भी हुआ और बहुत मारपीट हुई, बहुत लोगों की जान गई। और सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि कुछ स्टेट्स थे जो कि उसका यानी जब पार्टीशन हुआ, तो मैं इसको बेसिकली बता दूं ओरली। तो हुआ क्या था कि उस टाइम जो है जब बहुत सारे स्टेट्स थे, तो उसमें बहुत स्टेट्स कुछ स्टेट्स जो है गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ लोग अपना मोनार्की ही करना चाह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके आगे हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना यानी कि कुछ प्रोविंसेस तो उसमें इंडिया में जो ने प्रिंसली स्टेट्स थे वो सीधे ही पार्ट बनना चाह रहे थे कि हम ठीक है, हम इंडिया के पार्ट बन जाते हैं, अपना सारा पावर यानी मोनार्कियल सिस्टम है वो सारा जो है हम सेक्रीफाइस करते हैं और एक नॉर्मल मेंबर की तरह लाइफ सर्वाइव करेंगे जैसे कि इंडियंस हैं। और लेकिन कुछ लोगों का तो अपना पावर बेसिकली इतना जल्दी आसानी से तो छोड़ते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा-सा आगे बात करेंगे, हाँ, बात कर लेते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें उसने पूरे तरीके से इंडिया को एक यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा है। यूनियन स्टेट मतलब एक जो स्टेट्स हैं उसका राज्यों का एक संघ बना कर बन गया। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म, यानी कि अगर देखा जाए तो इंडिया को यूनियन ही कहा जाता है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, जबकि यहाँ फेडरलिज्म का कोई यूज़ नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका रीज़न है कि यहाँ जो फेडरल सिस्टम है उसमें यूनियन फीचर्स हैं। यूनियन फीचर्स मैंने बताया ना कि इसमें कुछ चीज़ें ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है वो सारी चीज़ें अगर यूनिटरी भी हो जाती हैं, जैसे कि आपने देखा है जब 1971 में 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, 72 में इमरजेंसी लगी थी, 75 में इमरजेंसी लगी थी, उसका तो वहाँ पर सॉरी 70 नहीं 1962 में फर्स्ट टाइम लगी थी, उसके बाद 1962 में 1965 में भी लगी थी, यानी यहाँ पर इंडो चाइना वार हो गया था, यहाँ इंडो पाक वार हो गया था। उसके बाद 1975 में फिर लगी थी, 71 में लगी थी, जो कि सॉरी यहाँ पर जो है 71 यहाँ 75 तक ही चली थी, अलग नहीं लगी। 72 में इमरजेंसी लगी थी, ये क्लियरली 75 तक खिंच गई थी क्योंकि कुछ दिन तक तो टेंशन बना रहा इंडो चाइना का। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सडनली वार कर दिया, तो यहाँ पर ऑलरेडी थी फिक्स थी, लेकिन 71 में फिर से इमरजेंसी लगाई गई, नेशनल इमरजेंसी, फिर 1975 में फिर से लगाई गई। इस तरीके से इमरजेंसी लंबे टाइम तक चली, यानी 3 बार चली। तो आपने देख सकते हो, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स इशू हुए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यूनिटरी बन गई थी, यानी कि जो स्टेट्स की जितना पावर होता है यूनिटी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग रन करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करते हैं कि यानी इसलिए हमको इसको कॉन्स्टिट्यूशन को हम यूनिटरी कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को हम यूनिटरी स्टेट कहते हैं। उसके साथ हम थोड़ा सा बात कर लें तो सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस सेवरल, यानी सॉरी यहाँ तो बात हमने कर ली। अब इसके आगे हम बात कर लें तो फेडरल सिस्टम जो मेंशन है इसमें जो है वो हमने उसमें फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स उस पर भी बात कर ली है। उसके साथ हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2 टायर सिस्टम। अब हम इस पे आ जाते हैं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इसमें 2 टायर सिस्टम ही, यानी कि स्टेट का और सेंट्रल का ये प्रॉपर मेंशन्ड है, लेकिन 1992 में इसको अमेंडमेंट के थ्रू 3 टायर सिस्टम बनाया गया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ये थर्ड सिस्टम 1992 में आया था, 1993 से इसे इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, सॉरी 93 से इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, 92 में इसे अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, मैंने कई बार आपको बताया कौन से अमेंडमेंट से के थ्रू ये थर्ड जो है लेयर यानी थर्ड टायर सिस्टम को जोड़ा गया था। अब हम थोड़ा सा बात कर ले पावर डिवाइड किस तरीके से है। पावर डिवाइड है इस तरीके से, यानी कि 3 लिस्ट बनाई गई हैं प्रॉपर। तो लिस्ट इस तरीके से हैं, 3 लिस्ट बनाई गई हैं। लिस्ट मतलब सूची, यानी कि ये हो सकता है ना कि जैसे घर में होता है कि कुछ पावर डिवाइड होती है, इस तरीके से पावर ऐसे 3 लिस्ट में इस तरीके से हैं। एक तो सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जितने यानी कि उसमें वो इशूज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा सॉल्व करेगी, यानी जितने भी उसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं उस पर गवर्नमेंट क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर एक्ट बनाएगी, उस पर रूल्स बनाएगी, जो लॉज करेगी। लेकिन जो स्टेट लिस्ट में उसमें प्रॉपर स्टेट ही उसमें प्रॉपर लॉज बनाएगी, और जो कंकरेंट में उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों बनाएगी, समझ रहे हैं ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से बटा हुआ। तो यूनियन लिस्ट में मैंने बताया कि जैसे आपको एग्जांपल में दे दूं तो फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, उसके साथ सॉरी यहाँ ले लें उसके साथ कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। जैसे कि आपने देखा है कि जो पुलिस होती है वो तो स्टेट की होती है, लेकिन डिफेंस जो भी होती है, मिलिट्री होती है, वो सारी यूनिट यानी क्या कह सकते हैं, सॉरी यूनियन लिस्ट यानी यूनियन की होती है। कहते हैं ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ सेंट्रल का पावर उस पर चलता है। नोट यानी कि जैसे नोट बंद हुई थी, आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो उस टाइम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं था उस तरीके से। यानी कुछ चीज़ें, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कुछ चीज़ें जो कि जैसे कि एग्रीकल्चर प्रॉपर देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज टाइमली तो लाते रहती है। उसके बाद कुछ चीज़ें ट्रेड में है, पुलिस तो प्रॉपर स्टेट की है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इरिगेशन से रिलेटेड, जो कि स्टेट लिस्ट में आती हैं। और कंकरेंट लिस्ट में मैंने आप बताया भी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दोनों बनाती है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि कभी कभी स्टेट लिस्ट भी और सेंट्रल लिस्ट भी बना देती होगी, तो क्या होता होगा वहाँ पर? ये होता है कि सेंट्रल लिस्ट की बात मान ली जाती है, स्टेट लिस्ट की बात नहीं मानी जाती। यानी कि देखा जाता है कि सपोज दैट आप और आपके सिबलिंग्स हैं, वो सपोज दैट आपसे यंगर है, तो आपकी बात मम्मी मान लेती हैं, उसकी बात नहीं मानती हैं। लेकिन अगर आप यंगर हैं और आपका सिबलिंग्स यंगर है, सॉरी एल्डर है, तो उसी की बात मानी जाती है। यानी वो बड़ा होता है, अपनी बातें अपने हिसाब से रख देता है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें हम इसके सब्जेक्ट्स में क्या क्या है, जो इसमें एजुकेशन यानी देखते ही है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने रूल्स लाते रहती है टाइमली, और उसके साथ साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट भी। इसी तरीके से फॉरेस्ट है, ट्रेड है, उसके साथ मैरिज है, अडॉप्शन है, यानी कि जो क्या कहते हैं ना, बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस दोनों गवर्नमेंट बना सकती है। तो इस तरीके से होता है। इसमें कुछ लॉस कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे, जिसमें यानी कि मैंने बताया कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल होती है, स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं, और रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा सा चैप्टर है। तो आई होप आपको भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में होता है ना कि बैठने से इशू होने लगता है कि मन नहीं लगने लगता, तो सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा फ्री होकर के पढ़िए और मज़ा कीजिए। इसी तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, तो एक दिन में तो नहीं होगी, लेकिन आप जब धीरे धीरे बैठते बैठते आपकी हैबिट भी बन जाएगी, पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, और चीज़ें सॉल्व होते चले जाएंगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। एक दिन होगा कि आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा और आपको विश्वास नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी है, अपने यानी टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, जो है टाइमली प्रॉपर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, और सिलेक्शन लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी इशूज़ हो, चैप्टर से रिलेटेड हो या कोई भी इशूज़ है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। उसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, हम उस पर देख के आप रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।